बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी स्केजुलिंग को डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम राउंड रॉबिन और फर्दर मोर जितने भी हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिदम हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राउंड रॉबिन हमारे पास, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि राउंड रॉबिन, हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको हम राउंड में लगा लेते हैं, एक हमारे पास सर्कुलर क्यू में लगा लेते हैं। यू कैन से दैट कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सर्कुलर क्यू में होते हैं और हर प्रोसेस को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू असाइन किया जाता है, जिसको हम टाइम क्वांटम कहते हैं। मींस दैट हम टाइम क्वांटम डिसाइड कर लेते हैं कि हर प्रोसेस को हमने इतने टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट करवाना है। यूजुअली यहाँ पे 10 to 100 मिली सेकेंड होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो आपने हर प्रोसेस को उतना टाइम देना होता है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको टर्मिनेट करवा दिया जाता है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो उसको क्यू के एंड पे ऐड कर दिया जाता है, ताकि दोबारा उसकी जब टर्न आती है तो उसको दोबारा से इंटरटेन किया जाता है। ठीक है, उसको दोबारा से जितना टाइम क्वांटम हमने क्वेश्चन में रखा होता है उसको मिलता है। मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है नेक्स्ट हमारे इस स्लाइड पे, इसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको राउंड रॉबिन टेक्निक की बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपने देखना है, अगर राउंड रॉबिन आर आपके पास स्केजुलिंग एल्गोरिदम है तो आपने क्या करना है, इसमें क्वांटम टाइम चेक करना है कि टाइम क्वांटम कितना गिवन है। हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम क्वांटम गिवन है। ठीक है, टाइम क्वांटम का मतलब ये है कि हर प्रोसेस कितने टाइम तक वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, या कितना टाइम उसे हर प्रोसेस को दिया जाएगा, यानी कि सीपीयू कितने टाइम तक एक प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। तो दैट इज 4। ठीक है, तो 4 टाइम उसको हर प्रोसेस को हम देंगे। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस 1 है, फिर प्रोसेस 2 है, फिर प्रोसेस 3 है। तो हम यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट में सबसे पहले प्रोसेस 1 को रखते हैं। प्रोसेस 1 को जब हम गैंट चार्ट में रखेंगे तो हमारे पास टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। दैट मीन कि हमारे पास जो प्रोसेस 1 है ये 4 टाइम एग्जीक्यूट हो पाएगा, सिंपल। तो जब हमारे पास टाइम क्वांटम 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 से हम 4 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 तक जाएंगे और हमारा बाकी जो बस टाइम बचेगा वो कितना बचेगा, हमारे पास 20 बचेगा। ठीक है, तो 20 हमारे पास बाकी बस टाइम बचता है। उसके बाद हम जाते हैं प्रोसेस 2 के पास, क्योंकि राउंड रॉबिन है तो हमने इसको रन कर लिया है, और उसके बाद हम P2 को रन करेंगे। P2 को रन करेंगे तो हमारे पास इसका बस टाइम कितना है, 3 है। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल क्वांटम टाइम कितना है, 4 है। तो सक्सेसफुली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रोसेस 2 है तो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हालांकि एक टाइम बाकी बचता है, तो यहाँ पे आपने एक टाइम जो है उसको खाली नहीं छोड़ना या वेट नहीं करवाना प्रोसेस 3 को। आप सिंपली वेल एंड गुड, अगर वो एग्जीक्यूट हो चुका है तो यहाँ पे 0 बाकी बस टाइम बचा है, क्योंकि हमारे पास क्वांटम टाइम ज़्यादा था, तो 3 साइकिल में चल गया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस 3 की तरफ मूव करेंगे। तो प्रोसेस 3 का भी हमारे पास बस टाइम कितना है, 3 है, और हमारे पास टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। तो हम इसको भी 7 + 3 करेंगे, मतलब 3 टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस जो प्रोसेस 3 है। और यहाँ भी बस टाइम कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि क्वांटम टाइम हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास प्रोसेस 3 भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। 7 और 3 हमारे पास 10 होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट, P2 और P3 एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो चुका है। अब टर्न दोबारा किसकी आती है, P1 की आती है। ठीक है, तो क्योंकि P1 ही हमारे पास बाकी बचता है, अगर हमारे पास ये भी बचे होते तो हम यहाँ पे लिख देते। तो हमारे पास प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि क्वांटम टाइम 4 है, 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमारे पास फिर बाकी बस टाइम कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, और हमारे पास गैंट चार्ट में 10 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 14। अगेन हमारे पास एक ही प्रोसेस है P1, फिर दोबारा इसी की टर्न आ जाएगी। तो दोबारा हम इसको कितना, हमारे पास क्वांटम टाइम बाकी जो बस टाइम बाकी कितना बचेगा, हमारे पास 12 बचेगा, क्योंकि हमने 4 टाइम इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमारे पास 18 आ जाएगा।
फिर हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 8 बाकी बच जाएगा, और इधर हम 18 + 4 करेंगे तो 22 आ जाएगा। अगेन प्रोसेस 1 ही हमारे पास रहता है, बाकी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो इसको अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 22 और 4 कितना यहाँ पे हो जाएगा 26, और बाकी कितना बचेगा 4 और 26 यहाँ पे है। फिर हम P1 को अगेन एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्योंकि यही प्रोसेस बचता है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 क्वांटम टाइम बचेगा, बस टाइम बचेगा, और हम यहाँ पे 30 पे पहुँच जाएंगे। 26 और 4 30, इस तरह हमारा गैंट चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि किस तरह हमारे पास राउंड रॉबन टेक्निक वर्क करते हैं। मीन्स दैट अगर ये प्रोसेस बचते तो हम अगेन P1 P2 P3 इसी सीक्वेंस में ऐड करते जाते और सिमिलर फैशन में हम इसको एग्जीक्यूट करवाते। तो ये हमारे पास था, जो कि एग्जांपल थी, सॉरी, राउंड रॉबन स्केजुलिंग एल्गोरिदम की हमारे पास ये एग्जांपल थी। अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास सिनेरियो यूज़ होते हैं या क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि हमें बस टाइम कितना रखना चाहिए, आया कि टू स्मॉल रखना चाहिए या बहुत बड़ा क्वांटम टाइम रखना चाहिए। अगर हम बहुत बड़ा क्वांटम टाइम रखते हैं तो इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, अगर बहुत छोटा हम क्वांटम टाइम रखते हैं, टाइम क्वांटम रखते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो हमारे पास हमने ये बहुत केयरफुली चूज़ करना होता है, या एल्गोरिथम जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें टाइम क्वांटम कितना डिसाइड करना है, तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब मैं बताता हूँ कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं अगर टाइम क्वांटम बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा। ठीक है, टिपिकली हायर एवरेज टर्न अराउंड टाइम SGF बट बेटर रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक, चलें इसको एक दफ़ा स्किप कर दें, क्यू शुड बी लार्ज। यहाँ पे एक डायग्राम नेक्स्ट है, मैं उसकी तरफ मूव करता हूँ, वहाँ से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। ये मैं डायग्राम की बात कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास देखें, अगर हमारे पास बहुत बड़ा टाइम क्वांटम होगा, लाइक हम 10 रख लेते हैं, तो हमारे पास, सॉरी, जो टाइम क्वांटम है अगर 12 रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत कम होगी। मतलब कि एक ही प्रोसेस बहुत देर तक चलता रहेगा और बाकी प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे। एक जो डिसएडवांटेज है अगर बहुत बड़ा हम टाइम क्वांटम रखते हैं तो। ठीक है, अगर हम बहुत छोटा टाइम क्वांटम रखते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 0 होगी। ठीक है, मतलब कि अगर प्रोसेस 10 टाइम एग्जीक्यूट होना है और 12 हमारे पास क्वांटम टाइम है तो 0 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। और अगर हमारे पास सिमिलरली अगर क्वांटम टाइम हम बहुत छोटा रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी होगी, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है ना, ये देखें, ये 9 टाइम हमारे पास क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, जो कि बहुत दफ़ा, बहुत टाइम है कि बहुत दफ़ा प्रोसेस स्विच कर रहा है, P1 फिर P2 फिर P3 P4 P5 एंड सो ऑन, दोबारा P1 P2 P3 P4 P दोबारा P1, इस तरह करके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टू मच होगी। तो जो कि हमारे पास 9 है, जो कि हमारे पास जाहिर है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में भी हमारे पास टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा, अगर हम 6 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रखते हैं, मतलब 6 क्वांटम टाइम सॉरी रखते हैं, तो हमारे पास क्वांटम टाइम 6 रखते हैं तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 1 होती है। हमें फिर मिडल वाला ऑप्शन को चूज करना होता है, ना तो बहुत बड़ा क्वांटम टाइम हमने डिसाइड करना होता है, ना बहुत छोटा करना होता है। अगर बहुत छोटा क्वांटम टाइम हम रखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर बहुत बड़ा क्वांटम टाइम रखते हैं तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो कम हो जाती है, लेकिन बाकी प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सो वी हैव टू चूज द मिडल वन, जो हमारे पास क्वांटम टाइम होगा, ताकि ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़े, रिस्पॉन्स जो टाइम हो, वेटिंग टाइम हो, और ना ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो। इस चीज़ को हमने केयर करना होता। तो दैट इज़ द आंसर कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, उसके बाद ये टर्न अराउंड टाइम के बारे में एक हिस्टोग्राम है, खैर इसको छोड़ दें आप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास एल्गोरिदम आता है वो मल्टी लेवल क्यू है, कि मल्टी लेवल क्यू हमारे पास किस तरह वर्क करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारे पास
एक फोरग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं और एक हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फोरग्राउंड हमारे पास प्रोसेसेस कौन से होते हैं और बैकग्राउंड फोरग्राउंड को इंटरैक्टिव प्रोसेसेस भी कहते हैं और बैकग्राउंड को बैच प्रोसेसेस भी कहते हैं। जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन ही रन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ एप्लीकेशन होती हैं फोरग्राउंड पे होती हैं, कुछ होती हैं बैकग्राउंड पे होती हैं। जो फोरग्राउंड पे होती हैं, जो आपके सामने होती हैं, उसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे जो होती हैं वो एक क्यू में लगी हुई होती हैं और उसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं, वो बैकग्राउंड पे रन हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे होते हैं? जो फोरग्राउंड पे होते हैं। और फोरग्राउंड में हमारे पास एल्गोरिदम कौन सा यूज होता है? हमारे पास आर यूज होता है, जिसको राउंड रॉबिन कहते हैं। और बैकग्राउंड में हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिदम है वो यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है? जो फोरग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी हमारे पास हाई होती है, क्योंकि उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसकी प्रायोरिटी लो होती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 80% जो है सीपीयू वो फोरग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं उनके साथ मतलब कि कंज्यूम करते हैं और 20% बैकग्राउंड प्रोसेस। इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आई होप आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की समझ आ गई होगी। मल्टी लेवल क्यू का मतलब ये होता है कि हमारे सिस्टम में एक ही एल्गोरिदम यूज नहीं हो रहा होता, हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम डिफरेंट काइंड के प्रोसेसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं। क्योंकि कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि सिस्टम प्रोसेस है, उनकी प्रायोरिटी बहुत हाई होती है, एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं उनकी थोड़ी सी लो प्रायोरिटी होती है, एंड सो ऑन। हम मल्टीपल लेवल्स में उनकी क्यू बना लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, जो फिर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं उनको हम पहले इंटरटेन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट क्यू आपको नजर आ रही होंगी, 5 क्यू हैं, जिसमें हायर प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, जिसमें सिस्टम प्रोसेस आ जाते हैं, फिर इंटरेक्टिव प्रोसेस आ जाते हैं, फिर आपके पास इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस आ जाते हैं, फिर बैच प्रोसेस आ जाते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट प्रोसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी बहुत लो है। तो ये हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी में हम किस तरह ये मल्टी लेवल क्यू में रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको स्केड्यूल कर लेते हैं और जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं उनको सबसे पहले इंटरटेन किया जाता है। अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अवेलेबल हैं तो हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पहले सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी है, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर इंटरैक्टिव प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, फिर इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, देन बैच, और देन हमारे पास स्टूडेंट प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये अपने लेवल्स में क्या करेंगे? एग्जीक्यूट होंगे, ना कि ये मतलब कि हम इस तरह रैंडमली करेंगे। मल्टी क्यू का मतलब मल्टी लेवल क्यू का मतलब यह है कि हम प्रायोरिटी के लिहाज से प्रोसेसेस को मल्टीपल क्यू में क्या कर देते हैं? एडप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो कि बहुत मज़े का भी है, आई पर्सनली लाइक दैट, ये हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है। ठीक है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो ये कैसे वर्क करती है? आई एम नॉट गोइंग कि ये थेरी हो और थेरी को पढ़ूं। मैं आपको डायरेक्ट जो है ये एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ, जो कि एल्गोरिदम है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, और कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे डायग्राम दी हो तो आपको एवेल्युएट करना है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। हमारे पास यहाँ पे 3 क्यू बनाई हुई हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम क्वांटम टाइम बहुत बड़ा रखते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत छोटा रखते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इन राउंड रॉबिन और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये एक हम कौन सा यूज करें, ये भी एक यहाँ पे फिर दोनों एल्गोरिदम यूज किए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले हमारे पास टॉप पे क्यू है और उसका क्वांटम टाइम क्या है? 8 है। दूसरे पे हमारे पास क्यू है, उसका क्वांटम टाइम कितना है? 16 है। तीसरे पे आगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारे पास एल्गोरिदम यूज होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रोसेस आता है, एक प्रोसेस सबसे पहले यहाँ से इन होगा। लेट करें उसका जो क्वांटम टाइम कितना है? वो 7 है। वो यहाँ से प्रोसेस इन होगा, यहाँ पे क्वांटम टाइम कितना गिवन है? 8 है। ठीक है, तो वो 7 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका रिमेनिंग टाइम नहीं बचा, वो 7 था, 8 क्योंकि क्वांटम टाइम है तो वो 7 टाइम्स सक्सेसफुली पहली ही क्यू में एग्जीक्यूट होके बाहर जा सकता है। 9
कंसीडर दैट कि हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका जो क्वांटम टाइम है 12 है या 13 है, तो वो यहाँ से इन होता है, वो 8 क्वांटम टाइम एग्जीक्यूट करता है। अगर 12 उसका प्रोसेसिंग टाइम है तो बाकी क्वांटम टाइम कितना वो बाकी बचता है, जो उसने प्रोसेसिंग टाइम कितना बाकी बचता है 4। तो यहाँ पे वो प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसका 12 था, यहाँ पे 8 अवेलेबल है, 8 टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, 4 टाइम बाकी बचेगा, तो उसको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे बिकॉज अभी वो 4 टाइम बाकी बचता है, तो उसको हम नेक्स्ट क्यू में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना क्वांटम टाइम है 16 है, लेकिन उसके पास बाकी कितना बचता है 4 बचता है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाकी बचता तो वो इस क्यू में आ जाता। नाउ कंसीडर दैट कि एक प्रोसेस है, उसका क्वांटम टाइम 30 है। ठीक है, 30 है, तो वो कैसे मतलब कि यहाँ से इन होगा, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से इन होगा, वो 8 टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 22 टाइम उसका बाकी बच जाएगा, तो उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोसेस के पास अभी 22 टाइम बाकी कंप्लीट होने में रहते हैं, तो वो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्यू में जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वांटम टाइम कितना है 16 है, तो उसके पास उसने एग्जीक्यूट कितना होना है 22, सो ये 16 टाइम उसको एग्जीक्यूट करेगा और जो हमारे पास 6 टाइम बाकी बच जाएगा उस प्रोसेस का, तो उसको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, उसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली नेक्स्ट क्यू में ले जाएंगे जिसमें उसका 6 टाइम बाकी बचेगा। ठीक है, तो आपको पता है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक जो एल्गोरिदम है, उसमें जितना भी टाइम हो, एक दफ़ा जब सीपीयू एक प्रोसेस ले लेता है सीपीयू को, तो वो उसको एग्जीक्यूट करता ही है, तो 6 टाइम है। यहाँ पे जितना भी टाइम होता, बेशक 100 टाइम एक प्रोसेस का रहता होता, तो उसने एग्जीक्यूट होने के बाद कंप्लीट होना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो 6 टाइम बचेगा उसको कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट कर लेगा। इस तरह हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू वर्क करती है। हमारे पास क्यू नॉड है, Q1 है, Q2 है, इसमें 8 क्वांटम टाइम रखा हुआ है, इसमें 16, और इसमें हमने टेक्निक को किसको यूज़ किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर इसमें कंप्लीट नहीं होता तो वो नेक्स्ट 16 मिली सेकेंड वाले क्वांटम टाइम में आ जाएगा, टाइम क्वांटम में आ जाएगा। अगर उधर कंप्लीट नहीं होता तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आ जाएगा, जिसमें उसको लाजमी कंप्लीट होना ही होता है। तो इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि न्यू जॉब आती है, वो इंटर होते हैं क्यू नॉड में, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड 8 टाइम में, अगर नहीं होती तो उसको 16 टाइम में मूव कर दिया जाता है, अगर वहाँ पे कंप्लीट होते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको मूव कर दिया जाता है किसमें, Q2 में, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक यूज़ होती है। उसको वहाँ पे मस्ट कंप्लीट होना ही होता है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जितना भी टाइम बाकी रहता हो वो कंप्लीट करवा देगी। ठीक है, तो दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थ्रेड स्केजलिंग होता है। थ्रेड स्केजलिंग की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको शायद ना पढ़ाया हो क्लास में। तो थ्रेड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक पीस ऑफ प्रोग्राम होता है, जो सब प्रोग्राम आप कह सकते हैं, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के थ्रेड्स बनते हैं हमारे सिस्टम में, एक प्रोसेस थ्रेड होते हैं और एक हमारे पास कर्नल थ्रेड आप कह सकते हैं कर्नल लेवल पे, और एक यूज़र लेवल पे, या आप सिस्टम थ्रेड कहते हैं। तो हमारे पास दो डिफरेंट स्केजलर हैं जो यूज़ होते हैं थ्रेड की स्केजलिंग के लिए। ठीक है, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड होते हैं, अब उन मल्टीपल थ्रेड को कैसे स्केजल करना फर्दर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हमारे सिस्टम में थ्रेड स्केजलिंग भी होती है। एक हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड स्केजलिंग होती है और एक हमारे पास कर्नल लेवल होती है। अब क्वेश्चन ये है कि यूज़र लेवल थ्रेड स्केजलिंग हमारे पास कौन सा स्केजलर करता है, और हमारे पास कर्नल लेवल जो स्केजलिंग है वो कौन सा। जो यूज़र लेवल हमारे पास थ्रेड स्केजलिंग होती है वो PCS करता है, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसको प्रोसेस कंटेंशन स्कोप कहते हैं, ये एक स्केजलर है। सिमिलरली जो कर्नल थ्रेड स्केजलर होता है या स्केजलिंग होती है, वो SCS से हमारे पास स्केजल हो रही होती है, जिसको सिस्टम कंटेंशन स्कोप कहते हैं, ये यूज़ होती है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये
जिसको पी थ्रेड स्कोप प्रोसेस आप भी कहते हैं, PCS भी कहते हैं, और पी थ्रेड स्कोप सिस्टम स्केजलिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली थ्रेड स्केजलिंग होती है एक यूज़र और एक सिस्टम की। ये बेसिकली जो हमारे पास OS लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X है, इसमें हमारे पास सिर्फ स्कोप जो पी थ्रेड स्कोप स्केजलिंग है अलाउ होती है, ठीक है। PSS जो हमारे पास सिस्टम की स्केजलिंग होती है वो अलाउ होती है, ना कि हमारे विंडो में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी, सिंपल ये आपने याद रख लेना। ये MCQs और शॉर्ट टर्म में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि हमें मल्टीपल प्रोसेसर स्केजलिंग के लिए समझना होंगी अगर हम मल्टीपल प्रोसेसर स्केजलिंग करने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो आप अगर मल्टीपल प्रोसेसर स्केजलिंग नहीं भी करते हैं तो आप प्लीज़ इन टर्म्स को समझ लें। ये टर्म्स इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे लीव करेंगे इस को कंप्लीट करने के बाद। ये 5-6 डेफिनेशंस हैं, तो उसके बाद हम मतलब कि एक मेमोरी स्टॉल की भी चलें डेफिनेशन देख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलें ये भी डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर लीव कर देंगे हम। वैसे तो सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम को भी हमें देखना चाहिए, खैर हम लीव कर देंगे उसके बाद। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में जा रहा है टॉपिक। एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सो हमने ये बेसिक जो टर्म्स है ये समझ लें, ये विद इन 5 मिनट आपको करवा दूंगा। तो हमारे पास मल्टीपल जो प्रोसेसर स्केजलिंग है इनको समझने से पहले आपको डिफरेंट टर्म्स को समझना है, जिसमें होमोजीनियस हमारे पास प्रोसेसर्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोसेसर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो सेम कैटेगरी के होते हैं, जो सेम टाइप के होते हैं, जिनका आर्किटेक्चर सेम होता है, ठीक है। तो जिनका बेसिकली इनका आर्किटेक्चर सेम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। होमोजीनियस में क्या होता है? उनका आर्किटेक्चर सेम होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस जो होते हैं वो उसमें डिफरेंट होता है, जो आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिस्टम का डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है, ये चीज़ है। एजम हमारे पास एजम एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। एसिमेट्रिक में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। एक सिस्टम मास्टर होता है, बाकी स्लेव होते हैं, तो वो सिस्टम लुक आफ्टर करता है बाकियों को। लेकिन हमारे पास जो सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक में मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास एक मास्टर कंप्यूटर होता है और बाकी स्लेव होते हैं। लेकिन सिमेट्रिक हमारे पास ईच प्रोसेसर हर एक को लुक आफ्टर कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है। इसको आपने डिफरेंट वे में देखा होगा, आपको इसकी समझ होगी। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दैट काइंड ऑफ जो कि आपने पहले देखे हुए हैं ये कॉन्सेप्ट, इनको मैं डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर अफिनिटी है ये आपने नहीं सुना होगा, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आई थिंक सो। तो इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। ये तो आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह में दोनों देखे होंगे कॉन्सेप्ट। और जब हम सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हमारे पास जो SMP किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो प्रोसेसर अफिनिटी क्या होता है? प्रोसेसर अफिनिटी बेसिकली हमारे पास एक जब प्रोसेसर बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास एक जब प्रोसेसर होता है ना, तो उस पर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोसेसेस जो होते हैं वो रन हो रहे होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर जब लगे होते हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस को हम एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। हम कर सकते हैं एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में एक प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? हम माइग्रेट कर सकते हैं। तो उसको बेसिकली प्रोसेसर अफिनिटी कहते हैं, कि एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में एक प्रोसेस को माइग्रेट करना, दैट इज प्रोसेसर अफिनिटी। नाउ सॉफ्ट अफिनिटी और हार्ड अफिनिटी ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अब सॉफ्ट अफिनिटी में ये होता है कि हम इजीली एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में एक प्रोसेस को क्या करवा सकते हैं? हम मूव करवा सकते हैं, ठीक है। और हार्ड अफिनिटी में वो बेसिकली हम मूव नहीं करवा सकते, वो एक प्रोसेसर को डेडिकेट कर दिया जाता है वो प्रोसेस, कि आपने ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेसर पे क्या होगा? वो रन होगा।
ना कि किसी दूसरे प्रोसेसर पे। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर होते हैं, वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो हार्ड एफिनिटी होते हैं, उनको हमने स्पेसिफाई कर दिया होता है एक प्रोसेस के लिए। लेकिन सॉफ्ट जो होते हैं वो जनरल होते हैं, उस पर हम डिफरेंट प्रोसेसेस को एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर तक मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है जब हम एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर तक एक प्रोसेस को ड्रैग करते हैं, तो हमें डिफरेंट डेटा का ख्याल रखना पड़ता है, डिफरेंट उसका हमने डेटा को लेके जाना होता है, उसके रजिस्टर वगैरह की इंफॉर्मेशन को साथ में मूव करवाना होता है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड वन प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोसेसर अफिनिटी की समझ आ गई होगी कि प्रोसेसर अफिनिटी में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसर पे रन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिस पे वो करंटली रन हो रहा होता है उसको प्रोसेसर अफिनिटी कहते हैं। लेकिन सॉफ्ट अफिनिटी भी होती है, हार्ड भी होती है। सॉफ्ट में उसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन हार्ड में वो एक प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है कि आप जो ये प्रोसेसर होगा ये इस काइंड के प्रोसेसेस को ही टैकल करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लोड बैलेंसिंग, पुश माइग्रेशन एंड पुल माइग्रेशन। लोड बैलेंसिंग क्या होता है? अगर आपके पास क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, आपके पास डिफरेंट सिस्टम लगे हुए हैं, तो आपके पास जो लोड को बैलेंस करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है और हुई पड़ी है, पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों ने की है। लोड बैलेंसिंग में ये होता है कि आपने जो लोड होता है उसको बैलेंस करना होता है। लाइक आपके पास एक सिस्टम वो चल रहा है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वो क्लस्टर सिस्टम है, सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, तो प्रोसेसेस को लोड करना होता है, लोड बैलेंस करना होता है, सारे प्रोसेसेस पे, सारे सिस्टम पे, ताकि इक्वल लोड हो। तो उसमें अगर हम देखते हैं कि एक हमारे पास पुश माइग्रेशन होते हैं। पुश माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक सिस्टम के पास बहुत ज़्यादा लोड है, तो हम वहाँ से पुश कर देते हैं किसी और जो हमारे पास सिस्टम होता है उस पे टास्क को क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। पीरियडिकली चेक करते हैं, अगर दूसरे सिस्टम के सीपीयू आइडल बैठे हुए हैं, एक के पास ज़्यादा लोड है, तो उससे पुश कर दिया जाता है। और एक हमारे पास पुल माइग्रेशन होती है। पुल में ये होता है कि हमारे पास अगर एक प्रोसेसर के पास ज़्यादा लोड है, तो दूसरा प्रोसेसर जो है वो उससे अपनी तरफ प्रोसेसेस को खुद ले लेता है कि मुझे दे दो यार, मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, उसको पुल कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो पुश माइग्रेशन, पुल माइग्रेशन, लोड बैलेंसिंग, आपको आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा। मेरा इरादा तो था कि आपको मेमोरी स्टाइल के बारे में और बाकी भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है और आप भी आई थिंक सो बोर हो रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दी है। आई होप आपको आइडिया भी क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, मैं थ्योरी में ज़्यादा नहीं गया हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक के साथ और एक ब्रांड न्यू लेक्चर के साथ, जिस पे हमारा कोर्स भी एंड होगा। 1-2-3 लेक्चर में हम अपने कोर्स को वाइंड करेंगे और मैं इनको मर्ज करने के बाद आपको एक लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एक ही वीडियो में कुछ आवर्स में अपने पूरे कोर्स को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वंस अगेन, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में करें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, और अगर आपको आ गई है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।